परागकण का अंकुरण। क्लियर? तो परागकण का जो अंकुरण है, परागकण का जो अंकुरण है वो कैसे स्टार्ट होगा? वो कैसे स्टार्ट होगा? भाई आपने पहले ये बात पढ़ी कि जो परागकोश होता है, जो परागकोश होता है उसके अंदर क्या भरे रहते हैं? परागकण भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? परागकण भरे रहते हैं। ठीक है, परागकण भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? परागकण भरे रहते हैं। अब ये परागकण इसके अंदर ही द्विकोशिक अवस्था में आ जाते हैं। कौन सी अवस्था में आ जाते हैं? द्विकोशिक अवस्था में आ जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई थी अपनी पहले की क्लास में अपनी क्लियर हो गई थी कि जो परागकण है, मान लो ये परागकण है, तो इसका केंद्रक 2 बार टूट जाएगा समसूत्री विभाजन के जरिए। एक बार यहां टूटेगा, फिर आगे जाके जनन कोशिका वापस से टूटती है और वो 2 नरयुग्मक बना लेगी, तो द्विकोशिक अवस्था उसके अंदर आ जाती है। तो द्विकोशिक अवस्था में ही वो इस पे आ जाता है, वर्तिकाग्र पर आ जाता है। क्लियर? ठीक है। परागण क्रिया होने के बाद देखो, ये है परागकण, मैं बोल रहा हूं परागण। परागण क्रिया आप जानते हो क्या होती है? परागण क्रिया क्या होती है? परागकणों का पुंकेसर से निकलकर वर्तिकाग्र पर चले जाना क्या कहलाएगा? परागण। तो जैसे ही परागण की क्रिया होती है तो सारे परागकण जो होते हैं ये वर्तिका के ऊपर आकर स्थित हो जाते हैं। ये परागकण यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये परागकण दिखाई दे रहे हैं आपको। ये परागकण वर्तिका पर आकर स्थित हो जाते हैं। अब परागकण जैसे ही वर्तिका पे आके स्थित हो जाएगा, ऐसे परागकण जो वर्तिका की पर आकर स्थित हो जाएगा, वर्तिकाग्र पर आकर स्थित हो जाएगा, तो क्या होगा? ये यहां से कुछ पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा। ये पोषक तत्व वर्तिकाग्र पर होते हैं, जैसे बोरोन हो गया, रेजिन हो गया, ठीक है, शर्करा हो गया, ठीक है, जल हो गया, ठीक है, जैसे जल है, शर्करा है, बोरोन है। ये पोषक पदार्थ किसके पास होते हैं? वर्तिकाग्र के पास। तो जैसे ही परागकण यहां पर आया, जैसे ही परागकण यहां पर आया तो वर्तिकाग्र जो होती है इनको पोषण देना प्रारंभ कर देती है। क्या करती है? पोषण देना। पोषण जब इनको मिलने लग जाता है, पोषण जब इनको मिलने लग जाता है, आपको ये बात पहले से पता है, ये द्विकोशिक अवस्था में आया है। यहाँ पर एक इसके अंदर कायिक कोशिका और एक इसके अंदर जनन कोशिका है। ये एक तो इसके अंदर कायिक कोशिका है और एक जनन कोशिका है। तो ये द्विकोशिक अवस्था में यहां पर आ गया, यहां पर द्विकोशिक अवस्था में आ गया। अच्छा, परागकण में कुछ स्थानों पर जहां पर स्पोरोपोलेनिन का अभाव होता है, परागकण में जहां पर स्पोरोपोलेनिन का अभाव होता है वहां पर छिद्र बन जाते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र। क्या कहते हैं? जनन छिद्र। जैसे मान लो यहां छिद्र बना हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? जनन छिद्र। ठीक है। अब इसके अंदर पोषक पदार्थ जा रहे हैं अंदर, सेल ही तो है, एक कोशिका ही तो है। जैसे इसके अंदर पोषक पदार्थ जाएंगे तो ये स्वेलअप होना स्टार्ट कर देगी, मतलब फूलना स्टार्ट कर देगी। क्या होगी? फूलना। अब फूलती है, अब फूलती है ये जो परागकण कोशिका है जो फूलती है, तो इसका जो अंतःचोल जो होता है, मान लो इसके अंदर पोषक पदार्थ चला गया, ये अंतःचोल जो होता है ये प्रेशर डालेगा बाहर की तरफ। क्या डालेगा? ये प्रेशर डालेगा बाहर की तरफ। ये प्रेशर डालता है, तो प्रेशर डालता है ना, तो ये जो लेयर है इस लेयर के पास चली जाती है। अब इतना प्रेशर लग रहा है, इसको निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, इसको निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। लेकिन ये एक स्थान से निकल सकता है। कहां से?
जनन छिद्र से बाहर। ठीक है, अब जनन छिद्र के रूप में निकलेगा तो ऑब्वियसली है, अगर छिद्र के रूप में वो निकल रहा है, सेल है, ये भी तो अंदर की सेल ही तो है, ये छिद्र के रूप में जब निकल रही है तो ये एक नलिका बना लेगी। क्या बना लेगी? नलिका। इस नलिका को हम क्या कहेंगे? प्राग नलिका, पोलन ट्यूब। क्या कहेंगे? तो ये प्राग नलिका इसमें बन गई। ठीक है, ये प्राग नलिका जैसे इसमें बन जाती है तो ये अपनी वृद्धि करना स्टार्ट करती है। देखो यहाँ पे छोटी छोटी दिखा रखी है, यहाँ पे पूरी लंबाई की नीचे तक जो बीजांड तक प्रवेश कर रही है वहां तक दिखा रखी है। तो ये जो प्राग नलिका बनेगी, अब ये वृद्धि करना स्टार्ट करेगी। इसकी वृद्धि निर्भर करती है वर्तिका की आंतरिक सतह पे। ये वर्तिका है, ये क्या है? वर्तिका। तो इसकी वृद्धि किस पर निर्भर करती है? वर्तिका की आंतरिक सतह पे। कि भाई वर्तिका की लंबाई जितनी होगी उतनी किसकी लंबाई हो सकती है? प्राग नलिका की लंबाई हो सकती है, क्योंकि उसको यहां तक तो जाना ही पड़ेगा, यहां तक तो जाना ही पड़ेगा। साथ साथ में ये प्राग नलिका जब बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, तो ये बात हमारी पहले ही क्लास में हो गई, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं। जब प्राग नलिका बाहर निकलती है तो उसके अंदर आगे ही आगे तो होता है कायी कोशिका का केंद्रक, और पीछे जनन कोशिका होती है। क्या होती है? शीघ्र ही ये जनन कोशिका समसूत्री विभाजन के जरिए दो नरयुग्मक बना लेती है। क्या बना लेती है? दो नरयुग्मक बना लेती है। दिखाई नहीं दे रहा? दो नरयुग्मक बना लेती है। ठीक है, और ये जो है कायी कोशिका का केंद्रक है, ये नष्ट हो जाता है। अब यहां पर क्या आ गया? एक प्राग नलिका तथा उसके अंदर दो नरयुग्मक। ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई अच्छे से, तो आगे का जो टॉपिक है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्रागकण का जब अंकुरण होता है तो उसके अंदर एक प्राग नलिका बन जाती है, और ठीक है, क्लियर। अब प्राग नलिका भी डिपेंड करती है, प्राग नलिका भी डिपेंड करती है। जैसे मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें बहुनलिकीय होती है, प्राग नलिका ज्यादा बनती है। एक प्रागकण से एक से अधिक प्राग नलिकाएं निकल सकती है। ठीक है, अब आपका यह प्रश्न मन में आ रहा होगा कि एक से अधिक प्राग नलिकाएं बन जाती हैं तो जाएगी कौन सी अंदर? एक ही सक्रिय रहती है, इनमें से एक ही सक्रिय रहती है, बाकी सारी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, जाकर वापस नहीं आती, ये इसके अंदर जाती है, अंदर जाके फट जाती है, दो नरयुग्मक बाहर निकल जाते हैं, फिर ये नष्ट हो जाती है, वापस नहीं आएगी जाकर। ठीक है, तो जहां पर जिन प्रागकणों के अंदर एक से अधिक प्राग नलिकाएं होती है वहां पर लास्ट में अंत में एक ही सक्रिय रहती है। ठीक है, और प्राग नलिका की लंबाई किस पर निर्भर करती है? वर्तिका की। जैसे एक उदाहरण अपने पास, मक्का के अंदर इसकी लंबाई 450 mm होती है। कितनी होती है? ये आप याद रख लेना एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ये बात क्लियर हुई? ठीक है, रिवाइज करूं या क्लियर हो गई बात? भाई सीधी सी बात है, प्रागण की क्रिया के बाद प्रागकण जो होते हैं वर्तिका की सतह पर आ जाते हैं। यहाँ से ये पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं, जैसे जल, शर्करा, बोरोन, इतने पोषक पदार्थ ये ग्रहण करते हैं। जैसे ये पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं तो इनके अंदर ये स्वेलअप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो अंदर से बाहर की तरफ दबाव लगता है। जब दबाव लगता है तो अंतःचोल, कौन सी? प्रागकण के अंदर दो चोल होते हैं ना, बाह्य चोल और अंतःचोल। अंतःचोल दबाव के कारण जनन छिद्र से बाहर निकलकर एक नलिका बना लेती है। इस नलिका को हम क्या कहते हैं? प्राग नलिका। प्राग नलिका के अंदर जनन कोशिका पीछे पीछे आ जाती है और कायी कोशिका का केंद्रक आगे रहता है। ये जनन कोशिका आगे चलकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो नरयुग्मक बना लेती है। ठीक है, इतनी बात हो जाती है और प्राग नलिका
अंदर जाकर बीजांड में प्रवेश कर जाती है। तो ये पोलन ट्यूब है, ये एंटीपोडल सेल्स हैं जो आप उनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहोगे। ये पोलर न्यूक्लियाई है द्वितीय केंद्र, ये एग सेल है, सिनिग्रिड सेल है, सहायक कोशिकाएं हैं, वही बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अनुदैर्ध्य खड़ा काट किसका, एक फ्लावर के ओवरी का जो हमें दिखाई दे रहा है, उसमें पोलन ट्यूब जाती हुई हमें नजर आ रही है। तो बात क्लियर हो गई, क्लियर, ठीक है। देखो अब हम डिटेल पढ़ते हैं। परागकण की क्रिया, ये देखो ये परागण आएगा यहाँ पे, है ना। कलर चेंज करूं? नहीं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये बाय मिस्टेक लिखा गया, ये परागकण नहीं होगा, यहां पे आप लिखोगे परागण। परागण की क्रिया के पश्चात परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यही होता है। वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, पहुंचते हैं। जैसे ही वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे तो जानते हो आप क्या करेंगे, पोषक पदार्थों को ग्रहण करना स्टार्ट करेंगे। जैसे बोरोन है, रेजिन है, शर्करा है, जल है, इनको वो ग्रहण करना स्टार्ट। ये रासायनिक पदार्थ है, एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। जैसे शर्करा वैसे रेजिन भी रासायनिक पदार्थ है। ये आदि को ग्रहण करते हैं, इससे उनकी अंतर वस्तुएं फूल जाती है, अंदर का जो मटेरियल है वो फूल जाएगा, फूल जाती हैं। वह अंत में अंतःचोल, क्या, अंतःचोल दबाव के कारण जनन छिद्र से परागनलिका के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक, बात समझ में आई इतनी, क्लियर। अगली स्लाइड देखें। हाँ, सामान्यतः पादपों के परागकण में एक ही परागनलिका निकलती है, लेकिन मालवेसी और कुकुरबिटेसी पादपों के परागकण से एक से अधिक नलिकाएं निकल सकती है। ये बात मैंने अभी आपको क्लियर की, ठीक है। मैंने मालवेसी का उदाहरण दिया था, कुकुरबिटेसी का और याद रख लेना, ठीक है। लेकिन एक ही सक्रिय रहती है, लास्ट में एक ही सक्रिय रहती है। परागनलिका की लंबाई किस पर निर्भर करती है, वर्तिका की लंबाई पर निर्भर। जैसे मक्का में इसकी लंबाई कितनी है, 450 mm। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। तो आप पूरा इसको उतार लो, ये प्रॉपर नोट्स है, इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा, फटाफट उतारो इसको, फिर आगे की स्लाइड निकाल दो। नलिका की वृद्धि क्या है, परागनलिका की वृद्धि, ठीक है। अच्छा, परागकण जो होते हैं, परागकण जो होते हैं जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ ग्रहण करने के बाद जनन छिद्र से एक नलिका बाहर निकलती है, और ये नलिका वृद्धि करती हुई नीचे तक आएगी, ठीक। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, एक ये वाला डायग्राम था, एक ये वाला डायग्राम है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल से बता रखा है, बाकी आपको बनाना यही है, लेकिन ये थोड़ा समझने के लिए आपके लिए सरल रहेगा, ठीक है। देखो, परागनलिका की जो वृद्धि है डिपेंड करती है वर्तिका की लंबाई पर, कितनी वृद्धि करेगी, किस पे डिपेंड करती है, वर्तिका की लंबाई। यहां पर अगर आप देखते हो तो ये देखो स्टिग्मा लिख रखा है, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, स्टाइल वर्तिका, ओवरी अंडाशय, वही बात है, ठीक है। और यहां पे लिख रखा है ट्रांसमिटिंग ट्रैक्ट, पथ, जाने वाला पथ, क्या है ये, जिससे परागनलिका जाती है, वो पथ हो गया ये। और ये देखो ये दिखा रखे हैं, एक ये हो गया, ये हो गया, ये है बीजांड, क्या है,
तो ये बात हमारी पहले भी क्लियर हो गई थी कि एक ओवरी में एक बीजांड भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये परागनलिका आ रही है, ये जब आती है तो देखो ये इसमें एंटर कर रही है, ये बीजांड के अंदर एंटर कर रही है, और ये किधर से कर रही है, माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार के जरिए एंटर कर रही है और इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक, अब हम इस बात को देखते हैं कि जो परागनलिका की जो वृद्धि है, परागनलिका की जो वृद्धि है वो किस प्रकार से होगी। तो परागनलिका की वृद्धि की बात की हमने, तो वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, ये 3 तरीके से होती है। जैसे कुछ पादप, जैसे लीलियम है, राइबीज है, इनके अंदर जो वर्तिका होती है ना, मैं बोल रहा हूं वर्तिका, तो इसी पे ध्यान जाना चाहिए। वर्तिका जो होती है वो खोखली होती है। कैसी होती है, किसके अंदर, लीलियम और राइबीज के अंदर वर्तिका जो होती है वो क्या कैसी होती है, खोखली होती है। तो उस टाइम पर जो परागनलिका जा रही है तो उसको कोई ज्यादा ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती अपनी जाने के लिए, मार्ग से निकलने के लिए कोई ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती उसको। तो खोखली वर्तिका से परागनलिका आसानी से निकल जाती है। ठीक है, यहां पर जब ये जो वर्तिका खोखली होती है, यहां पे कुछ उत्तक भी होते हैं। ये श्लेष्मिक उत्तक होते हैं। कैसे होते हैं, ये श्लेष्मा को सिक्रेट करते हैं। किसको सिक्रेट करते हैं, श्लेष्मा का स्राव करते हैं। श्लेष्मा का स्राव जो होता है परागनलिका की वृद्धि को प्रेरित करता है कि आगे और वृद्धि हो जाए। समझ में आ गई बात। तो हमने पहले बात की कि लीलियम और राइबीज जैसे पादप होते हैं, इनमें वर्तिका खोखली होती है तथा खोखली वर्तिका में श्लेष्मा की लेयर होती है जिनसे श्लेष्मा का स्राव होता है। ये श्लेष्मा जब निकलती है तो परागनलिका की वृद्धि को प्रेरित करती है कि भाई और अंदर की तरफ चल तू, और अंदर की तरफ प्रवेश कर। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो जैसे अधिकांश पादपों के अंदर ये जो वर्तिका होती है ये ठोस होती है। क्या होती है, ठोस होती है, बंद होती है ऐसे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पेक्टिनेज एंजाइम की क्रिया होती है एक। पेक्टिनेज एंजाइम की क्रिया होती है। ठीक है, पेक्टिनेज प्लांट के पास एंजाइम की क्रिया के जरिए ये जो ठोस वर्तिका होती है, पेक्टिनेज एंजाइम की क्रिया के जरिए वो मार्ग एकदम क्लियर हो जाता है और ये जो परागनलिका आसानी से वृद्धि करती हुई बीजांड की तरफ चली जाती है। ठीक है, 2 मार्ग हो गए, एक तो खोखली होती है, एक में ठोस होती है, लेकिन वहां पर कौन से, पेक्टिनेज एंजाइम की क्रिया के जरिए वो उत्तक, जितने भी ठोस उत्तक थे वो सारे हट जाते हैं और एक मार्ग बन जाता है और वर्तिका, वो जो परागनलिका है वर्तिका से वृद्धि करती हुई बीजांड तक प्रवेश कर जाती है। एक जैसे आइनोथेरा, एग्जाम्पल पिटूनिया, इनके अंदर भी जो वर्तिका होती है वो बंदी होती है। इनके अंदर भी वर्तिका बंद होती है। अब वर्तिका जो बंद होगी वो किससे बंद होगी, भाई सेल से ही तो बंद होगी, ऐसे बंद रहती है। लेकिन यहां पर पेक्टिनेज एंजाइम की क्रिया नहीं होती। यहां पर क्या होता है, जो परागनलिका होती है वो इन कोशिकाओं के बीच से निकलने का मार्ग ढूंढती है, ऐसे ऐसे। समझ में आ गई, जैसे ये 2 कोशिका है, इनसे बीच से निकल रही है
इसको कहेंगे अंतराकोशिक अवकाशों से गुजरती है। किधर से गुजरती है? वो ना तो इसको हटाने की कोशिश करती है, वो क्या करती है, जैसे ही इनको दो कोशिकाओं के मध्य खाली जगह मिलती है उधर से वो निकलना स्टार्ट कर देती है। जैसे ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है, दो कोशिकाओं के बाद में इधर मुड़ गई, ठीक है। अंतराकोशिक अवकाशों से निकलती हुई वो कहाँ चली जाती है? बीजांड तक चली जाती है और बीजांड में एंटर कर जाती है, ठीक है। इतनी बात होगी। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि जैसे ही प्रागनलिका बीजांड की तरफ जाती है तो अंडाशय में तो होता है बीजांड, अंडाशय से बीजांड की तरफ जाती है तो ये एक दिशीय गति होती है। कैसी गति होती है? मतलब ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में हो गया, ऐसा नहीं कि यहां पे आके फिर वापस मुड़ जाए फिर ऊपर चली जाए, वो एक ही डायरेक्शन में एक दिशीय गति होती है। कैसी गति होती है? एक दिशीय। और यहां पर ओवरी से कुछ रसायन भी निकलते हैं जिनके कारण प्रागनलिका उसकी तरफ जाती है, ठीक है। उसको हम कहेंगे रसायनानुवर्तन गति। कौन सी गति? हाँ, रसायनानुवर्तन गति। जैसे गुरुत्वानुवर्तन गति होती है, प्रकाशानुवर्तन गति होती है। तो जैसे यहाँ पे रसायन निकला और इसकी तरफ अगर प्रागनलिका जा रही है तो उस गति को हम क्या कहेंगे? रसायनानुवर्तन गति या वर्दी कहेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक। अब देखो, ठीक है, प्रागनलिका की वृद्धि वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। लीलियम और राइबीज में वर्तिका फोकली होती है। यहां पे मैंने बताया क्या होते हैं? श्लेष्मी पदार्थ होते हैं जो प्रागनलिका की लंबाई को प्रेरित करते हैं कि और नीचे तक चली जाए। अधिकतर वह पादपों में ये ठोस होती है। कौन? वर्तिका, ठीक है। यहां पर पेक्टिनेज एंजाइम की क्रिया होती है। सेकंड वाली कंडीशन में मैंने क्या बताया था? पेक्टिनेज एंजाइम की क्रिया होती है, द्वारा उत्तक नष्ट हो जाते हैं और प्रागनलिका वृद्धि करती हुई वृद्धि के लिए एक मार्ग बन जाता है जिससे वो किसकी तरफ चली जाए? बीजांड की तरफ चली जाए। ठीक, समझ में आई बात? आइनोथेरा और पिटूनिया तीसरी कंडीशन बताई थी। आइनोथेरा और पिटूनिया की तीसरी कंडीशन बताई थी। आइनोथेरा और पिटूनिया में प्रागनलिका वर्तिका में उपस्थित कोशिकाओं के अंतराकोशिक अवकाशों से गुजरती है, बीजांड तक चली जाती है। प्रागनलिका की वृद्धि रसायनानुवर्तन व एक दिशीय होती है। कैसी होती है? रसायनानुवर्तन व एक दिशीय होती है। ठीक है, तो बात आपको ठीक ठीक समझ में आ गई। यहाँ पे सारी बात समझ में आ गई। पहली कंडीशन में लीलियम और राइबीज का उदाहरण दे रहे हैं। इसमें अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में यही होता है, अधिकांशतः। ठीक है, लीलियम और राइबीज का उदाहरण दे रहे हैं। इसमें वर्तिका कैसी होती है? खोखली होती है, इनमें ठोस होती है और इनमें आइनोथेरा और पिटूनिया में अंतराकोशिक अवकाशों से प्रागनलिका वृद्धि करती हुई कहां तक चली जाती है? बीजांड तक चली जाती है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर? अगला अपना टॉपिक रहेगा प्रागनलिका का बीजांड में प्रवेश। क्या टॉपिक रहेगा? प्रागनलिका का बीजांड में प्रवेश। ठीक है, प्रागनलिका का बीजांड में जो प्रवेश होता है वो तीन तरह से होता है। कैसे होता है? तीन तरह से होता है। ठीक है, पहली कंडीशन आप देख रहे हो, देखो, पोरोगेमी, चेल्जोगेमी, मिजोगेमी। अगर इसको हम लिखें हिंदी में तो पहली कंडीशन है वो है बीजांड द्वारी प्रवेश। कैसा है? समझ में आ रहा है नहीं? बीजांड द्वारी प्रवेश। दूसरी कंडीशन हम लिख रहे हैं वो है
निभागी प्रवेश कौन सा है? और तीसरी कंडीशन जो है ये अपन लिख रहे हैं अद्यावरणीय प्रवेश। कौन सी है? 3 कंडीशन है अपने पास, ठीक है। एक बिजांड द्वारी, निभागी, प्राग्नलिका का बिजांड में प्रवेश। देखो प्राग्नलिका है, ये एक अंडप की स्ट्रक्चर है। एक अंडप में क्या क्या होता है? वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। क्या होता है? बीजांड। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। अब इस पर यह आ गया प्राक्कण। क्या आ गया? अब ये प्राक्कण पोषक पदार्थों को ग्रहण करके क्या बनाएगा? यहां से क्या बना लेगा? प्राग्नलिका। क्या बना लेगा? ये प्राग्नलिका किस में एंटर कर जाएगी? बीजांड में एंटर कर जाएगी, ठीक। जैसे ये बीजांड के अंदर क्या कर रही है? एंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है, ठीक है। अब ये बीजांड के अंदर जाती है, बीजांड के अंदर जाने के बाद ये जाएगी भ्रूणकोश में। किस में जाएगी? पहले जाएगी बीजांड में, फिर जाएगी भ्रूणकोश में, ठीक। तो जाने का इसका रास्ता भी होना चाहिए, जाने का इसका क्या होना चाहिए? रास्ता भी होना चाहिए। आ तो गई ये वर्तिका से वृद्धि करती हुई आ तो गई। अब ये बीजांड में किस तरीके से प्रवेश करेगी? तो इसके 3 तरीके होते हैं जाने के। किस में जाने के? बीजांड में। बीजांड में प्रवेश करने के इसके कितने तरीके होते हैं? 3। और भ्रूणकोश में प्रवेश करने के भी इसके कितने होते हैं? 3। तो बीजांड में प्रवेश करने के 3 तरीके। ये पहला जो तरीका है उसको हम क्या कहेंगे? बीजांड द्वारी प्रवेश। क्या कहेंगे? बीजांड द्वारी प्रवेश। ये जो दूसरा तरीका है इसको हम कहेंगे निभागी प्रवेश। ये जो तीसरा तरीका है इसको हम कहेंगे अद्यावरणीय प्रवेश। 3 तरीके हैं इसके। देखो ये पोलन ट्यूब है यानी प्राग्नलिका, यहां पर पोलन ट्यूब प्राग्नलिका, यहां पर पोलन ट्यूब प्राग्नलिका। ये पोलन ट्यूब है और ये देखो बीजांड में गई, लेकिन कौन से रास्ते से गई? बीजांड द्वार से। किधर से गई? तो ये कौन सा प्रवेश हो गया? जब प्राग्नलिका बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, किधर से प्रवेश करती है? तो उसको हम क्या कहेंगे? बीजांड द्वारी प्रवेश, ठीक। अधिकांश पादपों में यही होता है, स्पेशल नहीं है ये, अधिकतर पादपों में यही तरीका होता है। जब प्राग्नलिका निभाग को भेदती हुई बीजांड में प्रवेश करती है,
देखो बीजांड में जो प्रवेश करेगी जाएगी बीजांड के द्वार के जरिए ही जाएगी, वो जाना किधर से होगा उसको, बीजांड द्वार, लेकिन आने का तरीका दूसरा है। यहां पे भी जा किस तरह से रही है, बीजांड द्वार से, यहां पे भी किधर से जा रही है, बीजांड द्वार से, लेकिन ये तो डायरेक्ट गई, इसमें ये डायरेक्ट नहीं जा रही, ये किधर से होती हुई आई है, निभाग से, किधर से होती हुई आई है, निभाग को भेदती हुई आई है और आकर किस में एंटर कर गई है, बीजांड के अंदर। ये क्या कहलाएगा, निभागी प्रवेश। जब प्राग्नलिका बीजांड में निभागी छोर से होती हुई आती है तो निभागी प्रवेश। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल जैसे आप रख लेना केजुराइना और बिटूला, केजुराइना और बिटूला एग्जाम्पल हो गए इसके। अद्यावणी प्रवेश की अगर हम बात करें तो जब प्राग्नलिका, ये पोलन ट्यूब है, अद्यावरण है, ये साइड के क्या हो, आपने पहले बीजांड की स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना, तो ये क्या है, अद्यावरण। क्या है ये, अद्यावरण, ये अद्यावरण है। ठीक है, तो अद्यावरण को चीरती हुई या फाड़ती हुई वो किस में प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश करती है, तो ये क्या कहलाएगा, अद्यावणी प्रवेश। क्या कहलाएगा, कुकरबिटेसी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुकरबिटेसी यानी कुकरबिटा हो जाएगी। ठीक, तो प्राग्नलिका का बीजांड में प्रवेश करने का 3 तरीका है, 3 तरीके से वो प्रवेश करती है प्राग्नलिका। एक प्रवेश करती है बीजांड द्वार से होकर, एक प्रवेश करती है निभाग से होकर, एक प्रवेश करती है वो अद्यावरण। जब वो बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करती है तो बीजांड द्वारी प्रवेश, जब वो निभाग से होकर प्रवेश करती है तो निभागी प्रवेश, और जब वो अद्यावरण से होकर प्रवेश करती है तो अद्यावणी प्रवेश। ठीक है, बात समझ में आई। ये देखो, इधर देखिए, ये स्लाइड देखो, प्राग्नलिका का बीजांड में 3 तरीके से प्रवेश होता है। कौन कौन सा, एक बीजांड द्वारी प्रवेश, एक निभागी प्रवेश और एक अद्यावणी प्रवेश। ये 3 डायग्राम आपको बनाने होंगे। ठीक है, आगे की स्लाइड देखते हैं। तो पहली कंडीशन दे रखी है बीजांड द्वारी प्रवेश की। तो आप जानते हो अधिकतर पादपों में प्राग्नलिका बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करती है, इसे आप क्या कहोगे, बीजांड द्वारी प्रवेश। निभागी प्रवेश में जब प्राग्नलिका निभाग से होकर बीजांड में प्रवेश करती है तो इसको आप क्या कहोगे, निभागी प्रवेश। इसके जुड़ाना एग्जाम्पल है। अद्यावणी प्रवेश में जब प्राग्नलिका अद्यावरण से होकर बीजांड में प्रवेश करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, अद्यावणी प्रवेश। क्या कहते हैं, तो ये 3 तरीके हो गए आपके पास, ये 3 तरीके हो गए, बीजांड द्वारी, निभागी और अद्यावणी। ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया, क्लियर भी हो गया अच्छे से। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है प्राग्नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। क्या टॉपिक है, पहले जो टॉपिक था वो कौन सा था, प्राग्नलिका का बीजांड में प्रवेश। कौन सा था, तो मैंने कहा प्राग्नलिका बीजांड में जो प्रवेश करती है 3 तरीके से करती है, और भ्रूणकोश में जो प्रवेश करेगी वो भी 3 तरीके से करेगी। ठीक है,
अब आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। देखो, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष दोनों अलग अलग होते हैं। बच्चे बहुत सी बार दोनों को सेम सा समझ लेते हैं और यूज कर देते हैं, तो इसका अलग मतलब निकलता है और इसका अलग मतलब निकलता है। भ्रूणकोश एक थैलेनुमा संरचना है जिसके अंदर अंड कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, सहायक कोशिकाएं होती है। और भ्रूणपोष जो होता है वो बाद में बनता है, जो भ्रूण को पोषण देता है। ठीक है, तो ये तो हमारी ये बात हो गई। ठीक है, अब जैसे ये डायग्राम है, ये बीजांड की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है? बीजांड की स्ट्रक्चर है। तो हम पूरे नाम ना लिख के जिनको समझना है वही बात लिखेंगे। इसके अंदर ये बीजांड काय है, क्या है, और ये भ्रूणकोश है। ये क्या है? भ्रूणकोश है। ठीक है, और भ्रूणकोश के अंदर ऊपर की ये 3 कोशिकाएं हैं, इनको आप क्या कहोगे? प्रतिमुखी कोशिका। नीचे का ये बीच में जो है इनको आप क्या कहोगे? ये द्विगुणित केंद्रक हो गया, अगुणित से मिलकर, है ना। इसको ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक कह सकते हो आप। और नीचे ये अंड समुच्चय है, इसमें एक अंड कोशिका है और 2 साइड की क्या है, ये सहायक कोशिका। ठीक, अब बात कर रहे हैं हम प्राग्नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। तो प्राग्नलिका आ रही है, ये प्राग्नलिका आ रही है, ये बीजांड में तो प्रवेश कर गई, ये बीजांड में तो प्रवेश कर गई। अब ये जाएगी भ्रूणकोश में। किस में जाएगी? इसके पास इसके 2 क्या है, नरयुग्मक। इसके पास क्या है? नरयुग्मक। अब ये भ्रूणकोश में जा रही है। अब भ्रूणकोश में इसके जाने के 3 तरीके हैं। या तो ये एक सहायक कोशिका को तोड़कर जाएगी, पहला तरीका। या तो ये एक सहायक कोशिका को तोड़कर जाएगी, या फिर एक सहायक कोशिका तथा अंड कोशिका के बीच से जाएगी, दूसरा तरीका। पहला तरीका कौन सा है? या तो एक सहायक कोशिका को तोड़कर, या फिर एक अंड कोशिका तथा सहायक कोशिका के बीच से। अंड कोशिका को कभी नहीं तोड़ती, ध्यान रखना, कभी आप उसको तोड़ के लिख दो। ठीक है, क्लियर। और एक इसका तरीका है सहायक कोशिका तथा भ्रूणकोश की भित्ति के बीच से। 3 तरीके हो गए, सहायक कोशिका और भ्रूणकोश की। ये भ्रूणकोश है, इसकी भित्ति हो गई, ये सहायक कोशिका, इनके बीच से। ये एक अंड कोशिका और ये सहायक कोशिका, इसके बीच से। और ये सहायक कोशिका को तोड़ती। तो 3 तरीके हैं, सहायक कोशिका को तोड़कर, सहायक कोशिका तथा अंड कोशिका के बीच से, या फिर भ्रूणकोश की भित्ति से। ठीक, क्लियर। ये 3 तरीके लिख रखे हैं।
यहां पर प्रागनलिका का भ्रूणकोश में जो प्रवेश होता है 3 तरीके से हो रहा है। एक सहायक कोशिका तथा एक अंड कोशिका के बीच से, एक सहायक कोशिका तथा एक अंड कोशिका के बीच से। जैसे ये सहायक कोशिका है और ये अंड कोशिका है, ये मान लो अंड कोशिका है, ये सहायक कोशिका है। तो इनके बीच से, एक सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका के बीच से, सहायक कोशिका तथा भ्रूणकोश की भित्ति से, और एक सहायक कोशिका को तोड़कर। 3 तरीके हो गए। कौन कौन से हो गए? क्लियर? तो पहले वाला टॉपिक रिवाइज करो। बीजांड में प्रवेश करने के 3 तरीके और भ्रूणकोश में प्रवेश करने के भी 3 तरीके। ठीक, अब भ्रूणकोश में प्रवेश कर गई, अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो भ्रूणकोश में अंदर जाते ही वो क्या करेगी? ठीक है, तो